जब नवाज शरीफ को इक्तदार में आए अभी 2 बरस ही गुजरे थे कि करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। ये मामला था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक इन्वेस्टमेंट बैंक जैसा मंसूबा था जिसमें कोई भी सरमायाकारी कर सकता था। शुरू में ये इतना मकबूल हुआ कि लाखों लोगों ने पैसे जमा करवाए, बल्कि बहुत से तो ऐसे भी थे जिन्होंने उम्र भर की पूंजी इस आस में जमा करवा दी कि कभी अच्छे दिन भी आ जाएंगे। सरमायाकारी करने वालों में अक्सरियत मिडिल क्लास थी जो मंसूबे के सरकारी सरपरस्ती में होने की वजह से बेफिक्र थे। इन लोगों ने कुछ अरसा तो मुनाफा कमाया, लेकिन फिर अचानक सोसाइटीज मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर बंद होने लगी। सरमाया लगाने वालों के अरबों रुपए डूब गए। सरमायाकारों में अक्सरियत पंजाब और कश्मीर से थी और यही नवाज शरीफ का मजबूत वोट बैंक भी था। लेकिन सोसाइटीज के बंद होने से इन्हीं लाखों लोगों का नवाज हुकूमत से एतबार उठ गया। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि जिन मंसूबों में सरमायाकारी की गई थी उनमें शरीफ फैमिली की इत्तफाक फाउंड्रीज शामिल थी। इस इंकशाफ पर वजीर आजम की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, लेकिन मसला सिर्फ साख तक महदूद नहीं था, ये रकम वापस भी करना थी। नवाज शरीफ ने मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बना दिया। कमीशन की रिपोर्ट आई तो इत्तफाक फाउंड्रीज को तमाम मुतासरीन के अरबों रुपए वापस करना पड़े। मुतासरीन के वाजिबात तो अदा हो गए, लेकिन हुकूमत की साख वापस ना आ सकी। लगता था वजीर आजम अवामी हमायत खो रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने इस मौके को गनीमत जाना, एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया और नवाज शरीफ की छुट्टी करवाने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का उसी सदर से हाथ मिलाना जिसने अभी 2 साल पहले उनकी हुकूमत खत्म की थी, एक हैरान कुन वाकया था। लेकिन बेनजीर भुट्टो इसकी सफाइयां कई साल तक देती रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, कभी जमहूरी राज आती है, फिर आमरीत आती है, फिर जमहूरियत, और हमें उन्हीं लोगों के साथ मैदान से चुनना पड़ता है। बेनजीर, जिन्हें दुनिया पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल समझती थी, ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि वो 2 बातों की वजह से हुकूमत से बहुत बेजार थी। पहली वजह तो ये थी कि निगरान हुकूमत के दौर से ही पीपल्स पार्टी पर कायम मुकदमात अभी तक कायम थे। आसिफ जरदारी मुसलसल जेलें और पेशियां भुगत रहे थे और बेनजीर भुट्टो भी एक अदालत से दूसरी अदालत तक चक्कर काट रही थी। दूसरी वजह सिंध में उनके मुखालिफ वजीर आला जाम सादिक थे, जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां कर रहे थे। यूं वजीर आला सिंध पीपल्स पार्टी लीडरशिप के लिए एक बड़ा मसला बन चुके थे। इन दोनों मसाइल से निजात के लिए बेनजीर भुट्टो को सदर गुलाम इसहाक की सूरत में एक निजात दहिंदा नजर आया। वैसे भी 1990 में नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत गिराने में सदर से ताउन किया था और अब हिसाब बराबर करने का बेहतरीन वक्त था। उन्होंने सदर गुलाम इसहाक खान से खुफिया डील की और नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से इनकार किया तो बेनजीर भुट्टो ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उन्हें यकीन था या दिलाया गया था कि अगर वो 3-4 लाख मुजाहिरीन इस्लामाबाद में जमा कर लें तो सदर मुमलिकत के पास असम्बलियां तोड़ने का मंतकी जवाब आ जाएगा। वजीर आजम जानते थे कि 10-12 हजार लोग भी अगर इस्लामाबाद धरना देकर बैठ गए तो उनके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बेनजीर को मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की। मोहतरमा ने इस्तीफे के मुतालबे से कम तर कोई बात मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा नवाज शरीफ ने रुफका से मशवरे के बाद लॉन्ग मार्च को कुचलने का फैसला कर लिया। लेकिन इसमें एक मुश्किल थी और वो ये कि पीपल्स पार्टी उस वक्त सिंध के साथ साथ पंजाब की भी मकबूल अवामी पार्टी थी, जिसके वर्कर्स लाठियां, गोलियां और कोड़े झेल चुके थे, इसलिए उन्हें रोकना आसान काम नहीं था। लेकिन ऐसे में 3 अफराद ने लॉन्ग मार्च रोकने की जिम्मेदारी कबूल की। एक थे पंजाब के वजीर आला गुलाम हैदर वाई, दूसरे थे वजीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन और तीसरे थे वजीर आजम के मुआविन खुसूसी चौधरी निसार अली खान।
वजीर आला पंजाब ने धमकी दी कि अगर किसी ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इरादा किया तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। बेनजीर भुट्टो एक मकबूल अवामी लीडर थी, वो ऐसी धमकी को खातर में नहीं लाती थी। लेकिन चौधरी शुजात और चौधरी निसार ने वजीर आला पंजाब की मदद से पीपल्स पार्टी पर क्रैकडाउन शुरू करवा दिया। पार्टी दफातर पर छापे पड़ने लगे और देखते ही देखते हजारों कारकुन जेलों में बंद कर दिए गए। शदीद क्रैकडाउन को देखते हुए जहांगीर बदर समेत पार्टी के कई रहनुमा रूपोश हो गए ताकि छुप छुपा कर इस्लामाबाद पहुंच सके। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद नवंबर 1992 के दूसरे हफ्ते में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। पुलिस ने नुसरत भुट्टो के काफिले पर फायरिंग भी की, लेकिन कारकुन नहीं रुके। पीपल्स पार्टी को लियाकत बाग रावलपिंडी, जो कि एक अवामी मुकाम था, वहां भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन कारकुन लियाकत बाग के करीब पहुंच गए थे। नाकों, खारदार तारों और छापों से बचती बचाती बेनजीर भुट्टो भी किसी न किसी तरह लियाकत बाग तक पहुंच ही गई। लेकिन बाग के करीब शदीद लाठीचार्ज शुरू हो गया, जिसका निशाना बेनजीर भुट्टो भी बनी। लाठीचार्ज के दौरान उनकी ऐनक टूट गई और वो गिरफ्तार हो गई। उस वक्त तक नुसरत भुट्टो, गुलाम मुस्तफा खर, एतजाज अहसन और जहांगीर बदर समेत सैकड़ों मुजाहिरीन भी गिरफ्तार हो चुके थे। बेनजीर भुट्टो को जबरदस्ती एक तैयारे में बिठाकर कराची मुंतकिल करने की कोशिश की गई तो उन्होंने एक पुलिस अफसर को थप्पड़ जड़ दिया। मुजाहमत के बावजूद पुलिस उन्हें कराची मुंतकिल करने में कामयाब हो गई। कायदीन की गिरफ्तारी के साथ ही लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल गई और दिन ढले एहतजाज खत्म हो गया। लॉन्ग मार्च वजीर आजम को इस्तीफे पर मजबूर करने में नाकाम हो चुका था, लेकिन ये नाकामी बेनजीर भुट्टो के हौसले पस्त न कर सकी। उन्होंने नवंबर में ही ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया, लेकिन ये ट्रेन मार्च भी वजीर आजम को इस्तीफे पर मजबूर न कर सका और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। इधर ट्रेन मार्च खत्म हुआ, उधर सदर गुलाम इसहाक खान की सदारती मुद्दत भी खात्मे के करीब आ गई। सदर इसहाक को इल्म था कि नवाज शरीफ उन्हें अगली मुद्दत के लिए सदारती उम्मीदवार कभी नहीं बनाएंगे, इसलिए उन्होंने बेनजीर से खुफिया मुज़ाकरात जारी रखे। मुज़ाकरात में तय पाया कि सदर गुलाम इसहाक खान अपनी सदारती मुद्दत खत्म होने से पहले असम्बलियां तोड़ देंगे और एक कौमी हुकूमत बनाएंगे जिसमें पीपल्स पार्टी को अहम वज़ारतें दी जाएंगी, जबकि बदले में पीपल्स पार्टी गुलाम इसहाक खान को सदर बरकरार रखेगी। इस महलाती साजिश में आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ शामिल नहीं थे। जनरल जंजुआ एक प्रोफेशनल सोल्जर थे जो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे, लेकिन 9 जनवरी 1993 की सुबह आर्मी चीफ जॉगिंग कर रहे थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा की नींद सो गए। उनकी मौत को कत्ल का रंग देने की भी कोशिश की गई, क्योंकि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ और नवाज शरीफ के ताल्लुकात से मुतल्लिक कई बातें पहले से मशहूर थीं। आर्मी चीफ के भाई शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखा है कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ को राम करने के लिए BMW का तोहफा भी पेश किया, लेकिन जनरल आसिफ नवाज ने यह तोहफा शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। इस बात का जिक्र इमरान खान ने भी किया है। आसिफ नवाज जंजुआ मुझे उन्होंने खुद बताया, क्योंकि हमारे फैमिली के ताल्लुकात थे। इन्होंने उनके घर जाके BMW दी और चाबी दी खड़ी करके, और आसिफ नवाज ने रिफ्यूज कर दी। बज़ाहिर उनकी मौत दिल के दौरे से हुई थी, तदफीन भी हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि साबिक आर्मी चीफ की कब्र कुशाई करना पड़ी। अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने लाश के नमूनों की तहकीकात की तो क्या सामने आया, और फिर चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा जब एक वजीर आजम ने अपने ही सदर के खिलाफ कौम से खिताब किया। ये क्या मामला था और इसका नतीजा क्या निकला, ये सब बताएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। अगर अब तक आपने पाकिस्तान कहानी की तमाम इकसात यानी पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख 1947 से अब तक एक सनसनीखेज अंदाज में नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और पाकिस्तान के बारे में वो सब कुछ जान जाइए जो शायद अब तक आप ना जानते हैं।
اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔